बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सादिक अली एक दफ़ा फिर आप लोग के साथ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से एनआरई स्टेप 1 के ऊपर इम्पोर्टेंट लेक्चर्स के बारे में डिस्कशन जारी किए हुए हैं, तो उसमें हम सर्जरी के अंदर नेक्स्ट लेक्चर आज पढ़ेंगे। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। हम पेंक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस को पढ़ने से पहले मैं 4-5 चीज़ें बता दूं जो पेंक्रियाज के बारे में जानना बुनियादी भी है और इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप उन चीज़ों को सही तरीके से जानेंगे तो पेंक्रियाज पढ़ना हमारे लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसकी पोजीशन देखते हैं कि जो पेंक्रियाज है वो कहाँ पे होता है और इसकी जो इंजरीज है उसकी वजूहात क्या हो सकती है। तो प्लीज़ इस डायग्राम को आप लोगों ने फोकस करना है। इस डायग्राम के ज़रिए आप लोगों को बताऊंगा जो पेंक्रियाज है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले याद रखें कि जो एसोफेगस है दैट इज़ द स्टमक एंड ड्यूडिनम। Duodenum is the first part of small intestine which is a C-shaped structure that is attached to the stomach. अब ये जो ड्यूडिनम है जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, इसकी कनकेविटी में जो स्ट्रक्चर पड़ा है दैट इज कॉल्ड ऑफ पेंक्रियाज। ये पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज की जो टेल है यहाँ पे ये स्प्लीनिक हाइलम के साथ अटैच होती है। तो हम कह सकते हैं कि पेंक्रियाज की एक साइड पे ड्यूडिनम है, दूसरी साइड पे स्प्लीन है। तो ऐसा मिक्स ग्लैंड इन द बॉडी जिसके एक तरफ ड्यूडिनम हो दूसरी तरफ स्प्लीन हो तो उसको हम पेंक्रियाज कहते हैं। ठीक है, पेंक्रियाज के बहुत सारे फंक्शन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, लेकिन ये मोस्टली जाना जाता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मिक्स ग्लैंड इन द नेचर। इसमें एक्सोक्राइन फंक्शन भी है, एंडोक्राइन फंक्शन भी है, क्योंकि इंसुलिन, ग्लूकागॉन, मतलब ये सारे के सारे जो हार्मोन है कम फ्रॉम दी पेंक्रियाज। बट ये जो डक्ट है पेंक्रियाटिक डक्ट, ये एक मेजर होता है एक माइनर होता है। बट ओवरऑल जो पेंक्रियाटिक डक्ट है इसमें पेंक्रियाटिक एंजाइम्स या पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस होती है और वो सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम में जाके ओपन होती है। और जो मतलब इंडिविजुअल जो ह्यूमन बीइंग फूड खाता है तो पेंक्रियाटिक एंजाइम जाके ड्यूडिनम में फूड की डाइजेशन और फिर उसकी अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। स्पेशली जो पेंक्रियाटिक जूसेस है इट कंटेन पेंक्रियाटिक एंजाइम्स लाइक पेंक्रियाटिक ट्रिप्सिन, पेंक्रियाटिक अमाइलेज एंड लाइपेज एंड दे गो इनटू द ड्यूडिनम हेल्प इन द फूड डाइजेशन। ठीक है जी, अब गौर से सुनेंगे तो फिर आप लोग ये चीज़ समझ आएगी। कभी कभार क्या होता है जो पेंक्रियाज के अंदर मेन सेल्स होते हैं पेंक्रियाटिक एसिनाई, उनकी इंजरी होती है। तो हम कहते हैं कि अगर वो कंडीशन जिसमें पेंक्रियाज स्वलन हो जाए, उसकी स्वेलिंग हो जाए और वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, दैट इज कॉल्ड एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। तो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होना ज़रूरी है। एक तो इन्फ्लेमेशन है, तो स्वेलिंग ऑफ पेंक्रियाज है। दूसरी चीज़ जो है वो अक्यूट है, तो इसका मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि अगर ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता तो फिर वो क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस है, वो हम अलग डिस्कस करेंगे। बट स्वेलिंग ऑफ द पेंक्रियाज ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड ऑफ एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। ये ऑटो डाइजेशन की वजह से होता है। और ये भी याद रखें कि ये जो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस के अंदर दे आर इन इनएक्टिव फॉर्म। ये क्या होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। एंड व्हेन दे रीच टू द ड्यूडिनम दे बिकम एक्टिवेटेड। अगर ये पेंक्रियाटिक एंजाइम पेंक्रियाज के अंदर ही एक्टिवेट हो जाए तो फिर ये अपने ही पेंक्रियाज को इंजरी कराएगी, जिसको पेंक्रियाटाइटिस हो सकती है। नाउ व्हाट आर द कॉजेज जिसकी वजह से पेंक्रियाटाइटिस हो सकती है, या वो कौन कौन सी वजूहात है दैट लीड टू पेंक्रियाटाइटिस। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों ने याद रखनी है, दैट इज कॉल्ड आई गेट स्मैश्ड। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। दिस इज द फेवरेट mnemonic everywhere you people will work or everywhere you people appear in the exam. I get smashed will help you to remember the causes of acute pancreatitis। तो उसमें जो सबसे पहली नंबर पे है दैट इज इडियोपैथिक। मेजॉरिटी केसेस के अंदर पेशेंट आते हैं लेकिन उसका हमें पता नहीं होता कि व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड दैट पेंक्रियाटाइटिस, दैट मे बी इडियोपैथिक। नंबर 2 गॉल स्टोन, वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान के अंदर पेंक्रियाटाइटिस की मेजॉरिटी वजह ये गॉल स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन होता है। वो कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मैंने जैसा कि प्रीवियस 1-2 वीडियो में भी जिक्र किया है कि दिस इज गॉल ब्लैडर विच इज अटैचेस टू द राइट लोब ऑफ द लीवर।
और यहाँ पे गौर से सुने, गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है और ये स्टोन यहाँ से लीक करके सिस्टिक डक्ट के जरिए CBD में आ जाए, कॉमन बाइल डक्ट, और कॉमन बाइल डक्ट के जरिए सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम में आकर यहाँ पे ब्लॉकेज करे, तो जो कॉमन बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट है ये तो एक जगह में ओपन होती है। अब चूंकि बोर्ड है तो बोर्ड पे उस तरह हम दिखा नहीं सकते, बट ये स्टोन अगर गॉल ब्लैडर से नीचे आके यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट करेगी तो जो पेंक्रियाटिक सिक्रीशन है वो फिर आगे जा नहीं सकेगी, और जो सिक्रीशन आगे नहीं जाएगी तो डेफिनेटली वो बैक आएगी, और पेंक्रियाटिक सिक्रीशन जब अपनी ही पेंक्रियास के ऊपर वापस आएगी तो वो अपनी पेंक्रियाटिक एसिनार सेल की इंजरी करेगी, दैट विल लीड टू एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। तो पाकिस्तान में जिन लोगों में पेंक्रियाटाइटिस डायग्नोज होती है उसमें 80 से लेके 85% के पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पहले से पित्ते में पथरी या गाल स्टोन की हिस्ट्री होती है। सो गाल स्टोन कैन काज पेंक्रियाटाइटिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। फिर इसके बाद ई फॉर इथेनॉल। इथेनॉल मतलब अल्कोहल। जो अल्कोहल इंटेकर होते हैं स्पेशली मतलब यूरोपियन कंट्री या जो डेवलप्ड कंट्रीज है, नॉन मुस्लिम कंट्रीज है, तो वहाँ पे अल्कोहल यूज बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे 30 से लेके 35% लोगों में पेंक्रियाटाइटिस की वजह एथेनॉल या अल्कोहल भी है। टी फॉर ट्रामा। ट्रामा की वजह से पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है। ठीक है, तो आई गेट तक हम आ चुके हैं। इडियोपैथिक इन नेचर, गाल स्टोन, इथेनॉल एंड ट्रोमा। S स्टैंड फॉर स्कॉर्पियन बाइट। ठीक है जी। M फॉर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मम्स इन्फेक्शन। जो मम्स वायरस है इनिशियली काजेस पेरोटाइटिस, ये पेरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन कराती है, बट एज अ कॉम्प्लिकेशन अगर ट्रीट ना करे तो ये फ्यूचर में जाकर पेंक्रियाटाइटिस करा सकती है। दिस A स्टैंड फॉर ऑटो इम्यून डिजीजेस। S स्टैंड फॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टीरॉयड। जो लोग ज्यादा स्टीरॉयड यूज करते हैं तो स्टीरॉयड आर इम्यूनोसप्रेसिव, तो ज्यादा स्टीरॉयड यूज करने से इम्यूनिटी वीक हो जाती है, और वीक इम्यूनिटी के ऊपर मल्टीपल प्रॉब्लम्स आते हैं जिनमें से एक पेंक्रियाटाइटिस है। H फॉर हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया एंड H स्टैंड फॉर आल्सो हाइपर कैल्सीमिया, क्योंकि जो एक्सेस कैल्शियम है वो पेंक्रियास पे अगर डिपॉजिट होगी, कैल्सिफिकेशन होगी, तो वहां से भी पेंक्रियाटाइटिस हो सकती है। यहाँ पे जो E है स्टैंड फॉर ERCP, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रियाटिकोग्राफी। ये एक प्रोसीजर है जो डायग्नोस्टिक भी है, थेराप्यूटिक भी है। ERCP के जरिए हम कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टोन मालूम भी कर सकते हैं और ERCP गाइडेड स्टोन को रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ERCP जो एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, अगर वो एक एक्सपीरियंस हैंड डॉक्टर ना करे तो फिर गलती की वजह से एक्सीडेंटली मतलब उससे अगर पेशेंट की पेंक्रियाज इंजरी हो सकती है तो कैन काज पेंक्रियाटाइटिस। D फॉर सम ऑफ द ड्रग। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो पेंक्रियाटाइटिस कराती है, उनमें थायराइड डायूरेटिक्स है। थायराइड डायूरेटिक्स इसलिए पेंक्रियाटाइटिस कराती है कि थायराइड डायूरेटिक्स का काम एक ये है, रिटेंशन ऑफ कैल्शियम, हाइपरकैल्सीमिया, और हाइपरकैल्सीमिया कैन काज ऑफ पेंक्रियाटाइटिस। नंबर 2 डेडानोसिन। ये ड्रग याद रखें, डिडानोसिन इज एंटी HIV ड्रग। ये हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल एजेंट है, वो भी हमारे पास है पेंक्रियाटाइटिस। अब इनमें से चाहे कोई भी काज हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इन सब में से मोस्ट कॉमन इज गाल स्टोन। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर इथेनॉल है। अब इसमें अगर पेशेंट आता है जिनको पेंक्रियाटाइटिस होती है, द पेशेंट विल प्रेजेंटेड विद सडन ऑनसेट acute epigastric pain that is radiating toward the back। इसमें प्रैक्टिकली मैं आप लोग को बताता हूँ, मैंने 2-3 पेशेंट देखे हैं और हमारे घर के अंदर एक रिश्तेदार को पेंक्रियाटाइटिस, अल्हम्दुलिल्लाह आई डायग्नोज माई सेल्फ एंड देन वी रीच द हॉस्पिटल। उसके बाद जस्ट प्रोफेसर साहब को दिखाने के बाद इसकी जितनी भी मतलब केयर थी वो मैंने घर में खुद की थी, एंड माशाल्लाह द इंडिविजुअल या जो मेरा रिश्तेदार था एंड पेंक्रियाटाइटिस आफ्टर फ्यू वीक्स, क्योंकि इट विल टेक अ बिट टाइम, ही देन वेरी फील बेटर। तो पेंक्रियाटाइटिस के अंदर क्या होता है, पेशेंट जब आपके पास आता है पेशेंट क्या कहता है, जितना दर्द इधर है मतलब फ्रंट पे है एपिगैस्ट्रिक एरिया, उतना ही दर्द उसकी बैक पे होती है। इट डजंट मीन कि वो फील करेगा कि यार यहाँ से दर्द भाग रही है पीछे की तरफ जा रही, नो, मीन equal severity of the pain in the front of the stomach as well as the back। और अगर आप पेशेंट को बताएंगे
कि 10 में से कितना परसेंट आपको पेन है, वो कहते हैं 10 में से 10%। इस मीन कि पैंक्रियाटिक पेन इज वेरी वेरी सीवियर पेन, ये सिवियरिटी शो करती है। नोजिया, वोमिटिंग एंड लॉस ऑफ एपिटाइट। तो अ पेशेंट हैविंग गॉलस्टोन हिस्ट्री प्रीवियसली presented with sudden onset epigastric pain which is radiate to the back with nausea, vomiting. So do not delay, go for investigation. Investigation के अंदर initially हम CBC करते हैं और CBC के अंदर हम ज़्यादातर फोकस करते हैं to see the TLC level। क्या चेक करते हैं? TLC, जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस इंक्रीज होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन सीरम अमाइलेज एंड सीरम लाइपेज करते हैं। इन दोनों में जो सेंसिटिव भी है, स्पेसिफिक भी है, वो सीरम लाइपेज है। क्योंकि जो सीरम अमाइलेज है ये तो हमारे पास अमाइलेज एंजाइम तो सलाइवरी ग्लैंड से भी आती है, लेकिन लाइपेज इज स्पेसिफिक फॉर पैंक्रियाटाइटिस। लेकिन अगर आप अमाइलेज करें एपिगैस्ट्रिक पेन तो मसला तो इधर है, बट अमाइलेज अगर 4 से 5 फोल्ड अपनी अपर लिमिट से ज़्यादा है तो वो भी पैंक्रियाटाइटिस बताएगी। ठीक है जी। फिर हम सीरम कैल्शियम चेक करते हैं। अब यहाँ पे हम सिक्यूज है और जो लोग अच्छा पढ़ने वाले हैं उनके लिए यहाँ पे प्लीज़ थोड़ी सी ट्रिकी पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सारे के सारे इसको गौर से सुने। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, एग्जाम के अंदर ज़रूर आता है। हमने यहाँ पर कहा कि हाइपर कैल्सीमिया, इसकी वजह से क्या होता है? पैंक्रियाटाइटिस। बट अगर पैंक्रियाटाइटिस हो चुकी है, ये बात मैं यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम जब ज़्यादा होगा पेंक्रियास के ऊपर दबेगा तो पैंक्रियाटाइटिस कराएगा। बट पैंक्रियाटाइटिस हो चुकी है तो कैल्शियम किधर है? वो तो पैंक्रियास के ऊपर आ चुकी है, तो सीरम में इसका लेवल कम है। तो पैंक्रियाटाइटिस हाइपर कैल्सीमिया की वजह से होती है, बट पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट में यूजुअली कैल्शियम लेवल लो होती है अगर वो पैंक्रियाटाइटिस हाइपर कैल्सीमिया की वजह से। तो एग्जाम क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैब इंडिकेटर or parameter shows severity of pancreatitis, that is degree of hypocalcemia। जितना ब्लड के अंदर कैल्शियम कम होंगे इट्स मीन कि उतना ज़्यादा डिपोजिशन है, और जितनी ज़्यादा डिपोजिशन है उतना ही इंजरी के चांसेस ज़्यादा होंगे। फिर अगर हम पैंक्रियाटाइटिस के अंदर ये देखते हैं कि एग्जैक्टली कितनी डिग्री में इन्फ्लेमेशन है, कितनी हद तक है, उसके लिए हम गोल्ड स्टैंडर्ड सीटी स्कैन करते हैं। तो एनी पेशेंट हु हैज़ प्रीवियसली हिस्ट्री ऑफ गॉलस्टोन presented with acute sudden onset epigastric pain radiate to the back with nausea, vomiting followed by increased TLC with serum amylase and lipase, think about acute pancreatitis। इसके बाद हम इसमें अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, बट गोल्ड स्टैंडर्ड इज ऑलवेज सीटी। बट सीटी के साथ साथ इनिशियली हम अल्ट्रासोनोग्राफी भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आता है मैनेजमेंट कैसे। सबसे पहले तो आप पेशेंट को NPO कराएं, नथिंग पर ओरल, जिसको हम NBM या नथिंग बाय माउथ भी कहते हैं, क्योंकि पेशेंट जो है उसकी पैंक्रियाज डैमेज है, इंजर्ड है। अगर वो कुछ खाएगा तो वो जब नीचे आएगा इंटेस्टाइन में तो पैंक्रियाज जोर लेगा, क्योंकि ये तो सिक्रीशन आगे ले जाने की कोशिश करेगा ताकि जो फूड आया है उसको डाइजेस्ट करे। बट अगर यहाँ पे स्टोन है या कोई और पैथोलॉजी है, वो सिक्रीशन को आगे आने नहीं देगी, तो सिक्रीशन बैक जाके पैंक्रियाज को मजीद डैमेज करेगी। इसलिए कहते हैं पैंक्रियाटाइटिस के मरीज में कम से कम याद रखें, इनिशियली मेक द पेशेंट NPO एंड नथिंग बाय माउथ, इसको कहते हैं बाउल रेस्ट। फिर हम पेशेंट को अगर बाहर से कुछ नहीं देंगे तो हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे ताकि पेशेंट डिहाइड्रेशन में ना जाए, और साथ में हम ग्लूकोज वगैरह भी देते हैं। पेन कंट्रोल एनाल्जेसिया देते हैं, मेपेरिडीन देते हैं, फॉर एग्जांपल ओपियोइड एनाल्जेसिक्स देते हैं, क्योंकि ओपियोइड एनाल्जेसिक्स दे आर दी स्ट्रॉन्गर एनाल्जेसिक्स ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। और याद रखें NPO, कब तक NPO? Strictly do not give anything by mouth in acute pancreatitis for at least 3 to 4 days। इसका मतलब यह है 3 दिन तो मस्ट है, 4 से 5 दिन भी अगर बंदा ना खाए उतना पैंक्रियाटिक इंजरी जल्दी ठीक होगी। अगर पेशेंट कुछ खाए कुछ पिए तो क्योंकि वो खाते वक्त जब वो खाएगा तो थोड़ी देर बाद जब फूड पार्टिकल इंटेस्टाइन में आएंगे तो उसके लिए पैंक्रियाज ने तो एंजाइम भेजने हैं, वो भेज नहीं सकेगा, तो पेशेंट की पेन इंटेंसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और आखिर में एंटीबायोटिक देंगे ताकि जो इन्फेक्शन वगैरह हो वो भी हम ट्रीट करें। और पैंक्रियाटाइटिस को टाइमली ट्रीट करना चाहिए, देखना चाहिए। अगर ये मसला लॉन्ग रन में चला गया इट बिकम क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को पसंद आ चुका होगा।
वेरी कॉमनली आस्क एग्जाम क्वेश्चन इन सर्जरी। हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप लोग एक बेल आइकन दबाएं ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोस लेक्चर है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे और आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को सीखा करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।